नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है ये RSCERT उदयपुर द्वारा प्रायोजित किया गया है। आपका जो मेन एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आधारित होगा। यह आपका जो पेपर होगा ये इसमें जो कुल अंक हैं वो 80 अंकों का ये पेपर होगा और इसको हल करने में आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको सभी क्वेश्चन हल करने अनिवार्य हैं। पहले केवल आपको उन्हीं क्वेश्चनों को हल करना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं और नंबर भी उन क्वेश्चनों के वही लगाना है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उस पर आप 1 नंबर ना लगाकर 5 नंबर ही आपको लगाने हैं, वरना वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का होता है उल्टा। तो -13 है और इसका हम उल्टा करें तो इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम इसको 1 मान लें। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है संख्या 9 की घन संख्या होगी। घन का आपको पता है घन की पावर 3 होती है जिसको क्यूब बोला जाता है। तो 9 का जो क्यूब होता है उसकी कितनी है। तो 9 को 3 बार हम गुणा करते हैं, 9 गुणा 9। तो 9 9 जा 81 81 होता है। 81 को 9 से गुणा करते हैं तो 729 आता है। 81 होता तो ये 9 का स्क्वायर हो जाता। तो 9 का अगर स्क्वायर वर्ग पूछा जाता, घन की जगह अगर वर्ग होता तब तो 81 होता और घन पूछा मतलब 3 पावर पूछी है तब ये 729 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही साधारण ब्याज करने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य जो है वो 240 रुपये है। तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ मान लो आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं और उन 5 टॉफ़ियों का मूल्य 5 रुपये है। तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाता है तो एक टॉफ़ी का मूल्य जो है वो 1 रुपये हो जाएगा। उसी तरह आपको ये क्वेश्चन हल करना है। 240 में 5 का भाग देंगे तब तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा। तो 5 चौकों 20 और 5 8 40 तो 48 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। जो व्यंजक होते हैं एक पद मतलब उसमें अक्ष होता है, द्विपदीय में उसमें y भी शामिल होता है। तो यहाँ ऑप्शन ब जो है ये एक द्विपदीय है, ऑप्शन ए वाला एक पदीय है, ऑप्शन स वाला त्रिपदीय है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो द्विपदीय व्यंजक है। अगला है चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का जो योग होता है टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वह सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 200 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 से आता है। फिर ये 2 से नहीं होता, फिर 5 से होता है। 5 से करेंगे 5, फिर दोबारा 5 से करेंगे
1। तो यहाँ देखेंगे कि घन के लिए आपको अभी हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चनों में कि उसकी पावर 3 होती है। तो यहाँ 3 बार वो संख्या आनी चाहिए, तो 2 जो संख्या है ये 3 बार आई है, तो ये तो एक घन हो गया। बाकी 5 गुणा 5, इसमें घन बनाने के लिए 1 और 5 की आवश्यकता है, क्योंकि ये 2 5 ही हुए हैं। अगर 1 5 और हमें मिल जाए तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। इसलिए अगर हम 200 में इस बचे हुए 5 से गुणा कर दें तो ये अपने पास 1000 आ जाएगा। तो 1000 जो है वो 10 का घन हो जाता है। तो 10 की पावर 3 जो है वो 1000 होता है। यहाँ 0 जो है ऊपर जितनी पावर हो उतने 0 उसमें लग जाते हैं। 1 की पावर चाहे 1 हो चाहे 2 हो 3 हो वो 1 ही रहता है, मगर 0 वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ 1 के 3 0 हो गए, मतलब 1000 हो गया। तो ये 10 का घन हो गया। तो इस प्रकार इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल क्या होगा। तो इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो -4q गुणा 7pq। अब क्या करेंगे, संख्या का एक साथ गुणा कर देते हैं। तो -4 गुणा 7, तो ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो -28 हो जाएगा। फिर p अकेला है और q इसमें 2 बार आया है, q और q दोनों में आया है, तो q का क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। तो -28 pq स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाएं मतलब n। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए समबाहुभुज के सभी जो बहिष्कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, और उसमें हमें नीचे जो थीटा या जो कोण दे रखा है उसका हमें भाग देना पड़ता है। तो यहाँ 360 में हम 45 का भाग देंगे। तो ये पहले तो 9 से काट दो, 9 पंजो 45, 9 चौक 36। तो ऊपर 40 है नीचे 5 है, फिर 5 से 40 को काटा 8 हो गया। तो इसमें भुजाओं की जो संख्या है वो 8 हो जाएगी कि 8 जो कोण बनेंगे वो 45 डिग्री के बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति ABCD का परिमाप हमें बताना है। तो आप यहाँ ये आकृति देखोगे तो ये आकृति किसकी है, आयत की है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मगर यहाँ परिमाप पूछा है। तो परिमाप में क्या होगा, तो आयत की लंबाई, तो परिमाप में क्या होगा, परिमाप बराबर आयत 2 गुणा आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ इन दोनों का जोड़ 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यही इसका परिमाप हो गया। अगर क्षेत्रफल होता तब तो 9 को 7 से गुणा कर देते तो क्षेत्रफल आ जाता, मगर यहाँ परिमाप पूछा है तो इन दोनों का जोड़ होकर इनको 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसका परिमाप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में एक लाल सेब जो R के रूप में लिखा गया है, R मतलब रेड, तो इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो इस चित्र में देखें तो कितने R आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 तो R हैं, तो R तो हमें ऊपर लेना है क्योंकि इसकी प्रायिकता बतानी है, और फिर G जो है ये नीचे लेना है। G मतलब ग्रीन हरा। तो ये कितने हैं, 1 2 3, टोटल यहाँ 7 दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी प्रायिकता हो जाएगी 4/3, या इसको हम लिख सकते हैं 4:3। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें सही गलत के बारे में पूछा गया है। तो संख्या 1354 जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है।
तो जिन संख्याओं के अंत में मतलब जो पहला नंबर होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पहला ही नंबर क्या है, 4 है, मतलब ये 2 से विभाज्य होती है, और इसमें नहीं दे रखा है तो ये असत्य है, ये विभाजित होती है। फिर है संख्या 15, 28, 75 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इन संख्याओं का टोटल करें तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 23, 23 5 28, तो 28 टोटल हो गए इनका। इसमें 9 का भाग देते हैं तो नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। अगर ये 27 होता तो ये 9 से विभाजित हो जाती। फिर यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ये बिल्कुल सही है। 2 और 3 से जिसमें भाग जाता है उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। अगला संख्या 6 प्लस x 9 का गुणज है। यदि x का मान 2 है तो यहाँ x की जगह हम 2 रखें तो 6 और 2 8 होते हैं, जो 9 का गुणज नहीं है, तो ये असत्य है। अगर x का मान 3 होता तो ये 6 और 3 हो जाते 9, तो 9 से ये डिवाइड हो जाते तो 9 के ये गुणज हो जाते, तब ये सत्य हो जाता। फिर अगला है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान करके, पार्श्व मतलब बगल से, नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखना है। तो ये आपके पास आकृतियाँ दी गई हैं। तो पहले वाले में अगर आप देखोगे तो ये आकृति दी गई है, तो हमें ऐसी आकृति जो है वो इसमें कहाँ से दिखाई देगी, तो हम देखेंगे इसके पार्श्व मतलब बगल वाले हिस्से से अगर हम देखें तो हमें ये आकृति दिखाई देगी। ये तो बगल वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये सामने वाला हिस्सा है, तो ये आकृति पार्श्व भाग से हमें दिखाई देगी। और ये जो आकृति है ये हम ऊपर से देखेंगे तो हमें दिखाई देगी, और यही आकृति हमें सामने से भी देखेंगे तब भी हमें यही आकृति दिखाई देगी। अब हम दूसरे वाले चित्र में देखें तो हमें ये आकृति कहाँ से दिखाई देगी, तो हम देखें कि ये आकृति जो है ये हमें इसके ऊपर से देखने पर ये आकृति हमें दिखाई देती है। और इस आकृति की बात करें तो पार्श्व भाग, इसका जो पार्श्व भाग है वहाँ से देखने पर हमें ये आकृति दिखाई देगी, और सामने से देखेंगे तो भी हमें यही आकृति दिखाई देगी। आगे है, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वर्ग चित्र में दिखाया गया है। वर्ग चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ इस वर्ग चित्र में अधिक भार क्षमता वाला प्रतिशत आपको नहीं दिखाया गया, पूरा वर्ग जो है वो 100% का है, तो यहाँ जो नहीं दिया गया वो आप निकाल सकते हो। 10, 25 और 15, आधा भाग जो हो गया ये 100 का हो गया, तो ये इधर वाला भी, ये आधा भाग 50 का है तो इधर वाला भी 50 का होना चाहिए। इसमें 30 दे रखा है तो ये 20% हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो हमने अभी देख लिया कितना आया था, 20%। अगर हम वैसे निकालना चाहें तो जो जितने प्रतिशत दे रखे हैं उनका टोटल नीचे बट्टा 360, क्योंकि पूरे वर्ग का जो घेरा होता है वो 360 होता है, तो उसमें भाग देंगे तो अपने पास जो आएगा वही वो उसकी प्रतिशत आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा 20%। फिर हेलमेट नहीं लगाने वाले,
हेलमेट है ये। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है? तो टोटल थे 400 व्यक्ति। अब हम देखते हैं हेलमेट नहीं लगाने वाले और गति सीमा वाले और स्पीड वाले 10% हैं और विदाउट हेलमेट वाले 30% हैं। तो इनमें जो अंतर हो जाएगा तो वो कितनी अधिक हो जाएगी? तो इसमें हम देखते हैं वो तो 10% हुए जो और स्पीड वाले हैं, वो तो 10% हैं और वो 30%। तो 30/100 गुणा 400 टोटल है। 00 से 00 गए और 30 को 4 से किया 120 आया। अब ये तो हो गए हेलमेट नहीं लगाने वाले। अब गति सीमा वाले 10 हैं तो 10/100 गुणा 400 हो गया 10 ही है, या देख लेते हैं। गति सीमा वाले 10 हैं तो ये 10/100 गुणा 400 हो गया। तो इसको हम काटेंगे तो अपने पास 10/100 गुणा 400 00 10 को 4 से करेंगे 40। अब इसमें अंतर पूछा है तो उसमें तो आया था 120 और इसमें आया है 40। इसको घटा देंगे तो 80 का अंतर इसमें आ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया। समांतर मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं वो समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब ये भुजा और ये भुजा समान होनी चाहिए, ये भुजा और ये भुजा समान होनी चाहिए, वही समचतुर्भुज होगा। तो परिभाषाओं और गुण धर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो यहाँ AD मतलब ये भुजा दे रखी है तो ये भुजा किसके बराबर है? तो ये सामने वाली भुजा के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है सामने? BC, तो ये इसका राइट हो जाएगा। फिर कोण DCB मतलब DCB ये इधर वाला जो कोण होगा वो बीच में आएगा। तो C वाला कोण पूछा है तो ये इधर वाला किसके बराबर होगा? तो ये सामने वाले के DAB के बराबर होगा। DAB तो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला है OC मतलब ये जो विकीर्ण है तो इसमें OC मतलब ये आधा विकीर्ण है तो इधर भी आधा रहेगा आगे तो ये OA के बराबर हो जाएगा। फिर है कोण M कोण DAB मतलब MDAB मतलब ये वाला कोण पूछा है प्लस M कोण CDA तो CDA मतलब इधर वाला ये हिस्सा पूछा है। तो ये किसके बराबर कितने कोणों के बराबर है? तो आप देखोगे अगर ये 90 डिग्री का होता तो ये भी 90 डिग्री का हो जाता तो दोनों मिलकर 180 डिग्री के होते। तो इधर भी 180 डिग्री के बचते तभी तो 360 डिग्री का होता है। एक 90 डिग्री का होता है तो चारों मिलकर 360 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ ये 90 डिग्री का नहीं है, ये 90 डिग्री से कम का है। 90 डिग्री से कम का होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो है इधर वाला ये 90 डिग्री से अधिक का है। इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है और इधर वाले दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछा गया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखें कि वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा है वो हम मान लें अक्ष मीटर और वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 2304 वर्ग मीटर। अब हम अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो ये अक्ष स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा क्षेत्रफल की जगह। तो 2304 बराबर
अक्स स्क्वायर हो गया। इस अक्स स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो 2304 जो है वो किसका रूट होता है वो आपको बताना है, मतलब ये किसका स्क्वायर है। तो आप ये क्वेश्चन अपनी तरफ से इसको आगे हल करें। अगला क्वेश्चन है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 माइनस 1 दे रखा है। तो हमने देखा है कि जो संख्या है, जो नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो बराबर 1 होता है। तो 1 के बराबर है तो ये सभी क्या है, सभी 1 के बराबर है। दूसरा है 2/3 की पावर 5 भाग 2/3 की पावर 3। तो यहाँ जो बेस आधार जो है वो दोनों में ही क्या है, समान है। तो जब आधार समान होते हैं और बीच में भाग का चिन्ह होता है तो जो पावर होती हैं, जो घात होती हैं वो घट जाती हैं। तो 2/3 और 5 माइनस 3 बराबर 2/3 की पावर 2, इसका आंसर हो जाएगा। या इसको हम करें, 2 को 2 से किया 2 दूनी 4 और 3 को 3 से किया 3 तिये 9, तो हम इसको 4/9 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम देखेंगे 2/3 और 3/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जो आधार हैं उनको समान करेंगे। तो 2/3 को किससे गुणा करें कि दोनों का आधार समान आ जाए। अगर हम दोनों का आधार 15 कर दें तो 15, 3 को कितने से गुणा करें, 15 आएगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को भी 5 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 10 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। उसी प्रकार 3/5 को, 3/5 में भी 15 नीचे आना चाहिए। तो 5 को किससे गुणा करें, 3 से। तो 5 को 3 से गुणा किया 15 आ गया और फिर 3 को 3 से किया 9 आ गया। तो ऊपर 9 आ गया, नीचे 10 आ गया। तो 9 और 10 के बीच की 4 संख्याएं आपको लिखनी है। तो एक तो 10 हो गया, 10 से कम करें तो 9.45 हो गया, मतलब पौने 10 हो गया। फिर अगली संख्या करें तो 9.50 हो गया, मतलब 9.5 हो गया। ये 9.75 मान लो, 9.75, ये 9.50, फिर 9.25, फिर 9। तो इस प्रकार इसके बीच की संख्या आप निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा संख्या निकालनी है तो आप 15 से अधिक कर सकते हो। आप इसको 30 मान लो, तब आप इनसे ज़्यादा संख्या निकाल सकते हैं। फिर है, राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की शर्त पर उधार लिया था। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। तो इसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हमें सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P मूलधन गुणा ब्रैकेट 1 प्लस दर, दर को क्या लिखते हैं, R। तो R/100 ब्रैकेट बंद, समय कितने वर्ष दे रखा, T-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। P की जगह 10,000 लिख दो, R की जगह 10 लिख दो और T की जगह 2 लिख दो। तो हम इसको लिखेंगे तो ये यहाँ 10 हो जाएगा, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 और इसमें 10 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा, 110/100 हो जाएगा। और ये हमें 2 बार इसको लिखना है क्योंकि समय क्या दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। यहाँ तो अपने पास ये 10,000 रहेंगे, 2 जीरो हो गए तो 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया। तो 11 को 11 से गुणा किया
21 हो गए। 121/100 माइनस 1, ये तो ब्रैकेट में रहेगा, और इधर ये 10,000 इनसे पहले रहेंगे। अब हम आगे देखें तो क्या करेंगे, इससे आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें इनका एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 100 एलसीएम लिया तो 121 तो यही रह गए, और इधर ये 100 आ गए। तो 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 आ जाएंगे। 21/100 अपने पास आ जाता है। फिर क्या करेंगे, 10,000 जो अपने पास जो मूलधन है 10,000, उसको हम 21/100 से गुणा करते हैं। तो 10,000 गुणा 21/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 को 100 से गुणा करेंगे तो 2100 अपने पास आ जाता है। तो 2100 रुपये तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में रुपए मिले हैं। अब हमें सरल ब्याज और इसका निकालना है। तो सरल ब्याज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो यहाँ 10,000 गुणा 10 गुणा 2/100। तो यहाँ ये तो 10,000 हो गए, गुणा 10 गुणा 2/100। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दूनी 20, 20 को 100 से गुणा किया 2,000 हो गया। अब हमें इसमें अंतर निकालना है। तो अंतर वहाँ कितना हुआ था, वहाँ 2100 रुपये आए थे, और यहाँ कितने आ रहे हैं, 2,000 आ रहे हैं। तो 2100 से 2,000 कम करेंगे तो वो 100 रुपये अपने पास आ जाते हैं। यही इसमें अंतर पूछा गया था। अगर आप चाहो तो इस अंतर को आसानी से एक फॉर्मूला और है जिससे आप निकाल सकते हो। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मूलधन होता है उसको गुणा करेंगे दर बट्टा 100 से, और समय 2 वर्ष है। तो दर अपने पास थी 10, 10/100, 10/100 को 2 बार लिखो। तो 10/100 को 2 बार लिख दिया तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर 100 बचे, इनको 10,000 से कैंसिल कर दो। तो यहाँ अपने पास 100 आंसर इसका अंतर आ जाता है। अगला है, दो संख्याओं का योग 95 है। मतलब जैसे मान लो 1 नंबर संख्या प्लस 2 नंबर संख्या, ये 2 संख्याएं हो गई, और इन दोनों का जोड़ मानो 95 है। यदि पहली संख्या जो ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या, यदि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक हो तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो माना कि हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या जो है वो अक्स है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो पहली संख्या हो जाएगी अक्स प्लस 15, और दूसरी संख्या हो जाएगी अक्स, और इन दोनों का जो जोड़ है इसको हम ब्रैकेट, अब इसमें क्या होगा, x प्लस 15 ब्रैकेट में आएगा और दूसरी संख्या x बाहर आएगी, और इनका जोड़ जो हो जाएगा, योग होगा, वो 95 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, x प्लस 15 प्लस x, ब्रैकेट हटाकर इसको ऐसे लिख देंगे, और ये किसके बराबर है, 95 के बराबर है। फिर ये 15 जो है ये 95 की तरफ लाएंगे तो -15 हो जाएंगे, और ये x प्लस x जुड़कर 2x हो गए, और ये इधर 95 से 15 घटाएंगे 80 आ जाएंगे। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 80 तो ऊपर हो गए, और x के साथ जो वैल्यू थी 2 वो नीचे आ गई, और 2 को 80 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसमें जो अपने पास दूसरी संख्या हमने x मानी थी वो तो अपने पास 40 आ गए। अब हमें पहली संख्या याद करनी है। तो पहली संख्या थी x प्लस 15, तो x की जगह हमें 40 रखना है, और इसमें 15 जोड़ना है, तो ये 55 हो जाएगी। 40 और 55 को जोड़ेंगे तो अपने पास वही 95 हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है
कि माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में चलेगा 14/25, और यहाँ मिनट दे रखी है, इनको हम घंटे में बदलें तो इसमें 60 का भाग हमें देना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, 14/25 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और नीचे ये 60 है, ये 14 के बराबर ऊपर चला जाएगा, तो 14 गुणा 60/25 हो जाएगा ये। तो इसमें ये 15 जो है ये नहीं होगा, यहाँ 60 होगा। फिर आगे दे रखा, यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो ये तो पहली चाल हो गई। दूसरी चाल हो गई अक्स बटा 5 घंटे, तो अक्स तो है किलोमीटर और नीचे समय दे रखा है, ऐसे इसमें दे दिया। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीपल करना है। 25 को अक्स से गुणा करेंगे तो 25 अक्स हो जाएगा, और 14 गुणा 60 गुणा 5, इन तीनों का गुणा हो जाएगा। इसमें हम अक्स निकालेंगे, हमें अक्स किलोमीटर चाहिए कि वो कितनी दूरी तय करता है। तो 14 गुणा 60 गुणा 5 बट्टा 25 अपने पास आ गया। अब हम इसको काट लेंगे, तो 5 से 25 काटा, 5 बार कट गया, और 5 का 60 में भाग दिया, 12 बार गया। 14 को 12 से गुणा किया तो 168 अपने पास आ चुका है। तो अक्स हमने क्या माना था, अक्स हमने दूरी मानी थी, तो वो दूरी 5 घंटे में तय दूरी हो गई 168 किलोमीटर। अतः ट्रक द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 168 किलोमीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इसमें जो आकृतियां दे रखी हैं उन सभी का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हमें चतुर्भुज और त्रिभुज दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ABC और P, ये एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज कौन सा बन गया, ABCP। तो समलंब चतुर्भुज ABCP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/2 तो वैसा ही आ गया। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इसमें पूछी है, तो इसमें हम देखें तो इसमें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है, तो ये कितनी दे रखी है, 50। तो 1/2 गुणा 50 गुणा फिर है समांतर भुजाओं का योग, मतलब 50 और 30 इन दोनों का योग दे रखा, तो ये 80 हो गया। 2 से 50 को काट दिया 25 बार, 25 × 200 और आगे एक बिंदु लग गई, तो 2000 जो क्षेत्रफल आया है ये तो इसका आ गया इतने का। फिर ऊपर वाले में चले, CDE और P। तो समलंब चतुर्भुज CDEP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें 100 तो ये पूरी दे रखी है, इसमें ये 50 हम घटा दें तो अपने पास 50 आ जाएंगे। तो 1/2 गुणा 50 और इसमें 50 ऊपर है 50 नीचे, योग भी दिया है तो ये आ जाएगा 100। 2 से ये 50 को काटें 25, 25 को 100 से गुणा करें 2500 अपने पास इस दूसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
आ चुका है। अब हम बात करें तो आगे अपने पास ये एक त्रिभुज आता है ई एफ क्यू। ई एफ क्यू एक त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार मतलब बेस गुणा ऊंचाई h। तो यहाँ हम देखेंगे 1/2 आधार जो है वो 40 मान लो चाहे, और ऊंचाई जो है वो 100 में से 70 कम कर देंगे वो 30 आ जाएगी। तो 1/2 गुणा 40 गुणा 30, 2 को 40 से काट दिया 20, 20 को 30 से गुणा किया 600 मीटर, सभी मीटर में है तो ये आगे मीटर स्क्वायर सभी में हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर सभी में होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर अगला जो त्रिभुज बचा है ये बच गया ए एफ क्यू, जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बच गया। तो इसमें हम करेंगे तो वही हो जाएगा त्रिभुज ए एफ क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार जो है ये इसका 70 हो गया और इधर ये 40 है। तो ये 2 से 40 कट गया 20, 20 को 70 से किया 1400 हो गया, 20 को 70 से किया 1400 वर्ग मीटर, ये इसका अपने पास आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इन सभी का टोटल हमें करना है। तो पहले का कितना आया था 2000 आया था, फिर अपने पास आया था 2500, फिर अपने पास आ गया था 600 और लास्ट में अपने पास 1400 आया है। सभी का टोटल करेंगे तो 6500 वर्ग मीटर आंसर अपने पास आ जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे, या अथवा आप इस वाले को कर सकते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो हम इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें पहला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकिरणों में से एक की लंबाई 30 सेमी है। तो दूसरे विकिरण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कौन सा विकिरण अधिक और कितना अधिक है ये हमें बताना है। माना कि दूसरे विकिरण की जो लंबाई है वो हमने अक्ष मीटर मान ली। तो पहले विकिरण की लंबाई जो है वो 30 मीटर नहीं सेंटीमीटर, दूसरे की 30 सेंटीमीटर दे रखी है और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 240 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम देखेंगे कि जो समचतुर्भुज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा विकिरणों का योग। तो विकिरणों का योग नहीं, विकिरणों का क्या होता है गुणा होता है। तो इसमें विकिरण एक ही दे रखा, 1/2 तो ऐसा आ गया, एक दे रखा विकिरणों का गुणा। तो एक विकिरण को दे रखा है 30 सेंटीमीटर, दूसरा विकिरण नहीं दे रखा तो हमने उसको अक्ष मान लिया। अब 2 को 30 से काटते हैं तो क्या होगा, तो ये अपने पास 15 आ जाता है। तो यहाँ आप 240 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा 30 गुणा अक्ष अपने पास आता है। फिर हमने 30 को 2 से काट लिया तो ये 15 गुणा अक्ष हो गया। तो 15 अक्ष बराबर 240 अपने पास आ जाता है। अब हमें अक्ष निकालना है। तो अक्ष निकालेंगे तब क्या करेंगे, अक्ष के साथ जो वैल्यू है, जो संख्या, वो बाई के रूप में नीचे चली जाएगी। तो 15 नीचे आ जाएगा और 240 ऊपर आ जाएगा। 15 को 240 से काटा तो 15 एकम 15 और फिर बचते हैं 9, 9 0 90, 15 छिकू 90। तो 16 सेंटीमीटर जो है ये दूसरी संख्या अपने पास, जो दूसरा विकिरण है उसकी लंबाई आ गई। अतः दूसरे विकिरण की कुल लंबाई 16 है और वो पहले विकिरण से कितना अंतर है, उसमें 30 माइनस 16 बराबर 14 सेंटीमीटर का इनमें अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है जिनका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वो हमने h
मान ली। माना कि बेलन की ऊंचाई h है। अब हमें r मतलब त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। त्रिज्या करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 70 सेंटीमीटर अपने पास आ जाता है। मगर हमें मीटर चाहिए, तो यहाँ 1.54 मीटर क्यूब है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 70/100 हो जाएगा। 0 कैंसिल कर देंगे तो 7/10 अपने पास आ जाता है। इसको हम 0.7 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आगे हम इसको करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि बेलन का जो आयतन है वो बराबर πr² h होता है। तो बेलन के आयतन की वैल्यू तो दे रखी है 1.54 बराबर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणा r की वैल्यू अपने पास 0.7 हो गई, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, r² है, और h अपने को ज्ञात करना है। तो h हम निकालते हैं, तो h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये संख्या पलट जाएंगी। तो 1.54 जो है h निकालेंगे तो 1.54 और गुणा 22/7, वो 7 नीचे था वो इसके बराबर में आ जाएगा, और ऊपर जितनी भी संख्या थी वो नीचे चली जाएंगी। एक तो 22 थी ऊपर, एक 0.7 2 बार दे रखी है, 22 गुणा 0.7 गुणा 0.7 ये नीचे आ गया। घटाकर हम 0.7 है, तो पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 2 बार इनके 10 लिख देंगे, एक तो इसका 10 एक इसका 10। अब क्या करेंगे, अब इनको काट देंगे, इनको हम काटेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, हो जाता है, और 154 जो है इधर 7 से कैंसिल, इस 7 से इधर वाले 7 कम 7 में 14 कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो गए। अपने पास तो इनको हम और काटेंगे तो अपने पास एक आंसर वो आ जाता है। तो ये 1 मीटर जो है, तो यही क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, यही इसमें बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। आगे है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और किन्हीं 2 के, यहाँ 4 दे रखे, आपको किन्हीं 2 के ही करने हैं। तो देखते हैं हम इसमें, पहला देखते हैं 4p² - 9q² है। तो यहाँ जो स्क्वायर है वो p और q के लगा है, तो 4 जो है ये भी किसी का स्क्वायर है, तो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और आगे p है, तो इन दोनों का स्क्वायर ये हो जाएगा। -9 भी किसी का स्क्वायर है, 3 का है, और q² ये अपने पास हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर इनमें दे रखा है, तो एक बार इस संख्या को प्लस में लिख देंगे, तो 2p + 3q, और एक बार इस संख्या को माइनस में लिख देंगे, 2p - 3q, क्योंकि ये स्क्वायर में हो गया तो एक बार प्लस एक बार माइनस इसको हमें लिख सकते हैं। तो दूसरा हम 3 नंबर का करके देखें, x² + 6x + 8 अपने पास दे रखा है, तो इसको हम करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, ये इसको हम करेंगे तो इसमें जो 8 है इसको हम 8 बराबर 9 - 1 कर देंगे, तब हम इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x² + 6x + 9 और ब्रैकेट बंद -1, इस प्रकार इसको हम लिख देंगे। अब इस 6 के हमें टुकड़े करने हैं, तो 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा x गुणा 3, तो अपने पास ये इसके टुकड़े हो जाते हैं। x² ऐसा का ऐसा रहेगा पहले, और आगे 9 भी ऐसे के ऐसे रहेंगे, फिर ब्रैकेट बंद होकर आगे -1 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर वाले को एक जगह ले लेते हैं, यहाँ 9 है वो भी किसी के स्क्वायर है, तो वो 3 का स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, और इधर x² है, तो x + 3 इन दोनों को एक जगह लिखकर इनका स्क्वायर हम लगा देंगे। माइनस आगे 1 है तो उसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो वो 1 ही रहेगा, चाहे उसके स्क्वायर करो या ना करो। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो x + 3 + 1, एक बार तो ये होगा, एक बार x +
3 माइनस 1, क्योंकि दोनों के स्क्वायर था इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस। आगे है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जहां AB 5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, कोण A 90 डिग्री और कोण B 105 डिग्री। तो चतुर्भुज होता है उसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो हम जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा वैसे वैसे इसकी रचना में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने AB बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। फिर क्या करेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया। फिर बिंदु A पर हम प्रकार की सहायता से एक चाप घुमाएंगे ऐसे। फिर उस चाप को यहाँ उसकी नोक रखकर एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे। फिर यहाँ नोक रखकर एक बार यहाँ से काटेंगे, यहाँ नोक रखकर एक बार यहाँ से काटेंगे। ये ऐसे मिला देंगे, ये 90 डिग्री का हो गया जो हमने कोण A दे रखा था, तो कोण A 90 डिग्री का हो गया। B पर भी ऐसे ही चाप काटेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखकर ऐसे चाप काटेंगे। एक बार चाप यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ नोक रखकर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ नोक रखकर ऊपर लगाएंगे, यहाँ नोक रखकर ऊपर लगाएंगे। तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, हमें 105 का चाहिए। तो ये यहाँ स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ प्रकार की नोक रखकर यहाँ लगाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखकर यहाँ लगाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, तो ये 105 डिग्री का हो जाता है। तो इसमें हमें जो 90 डिग्री वाला दे रखा है, तो ये तो A हो गया, ये B हो गया, इधर वाला C हो गया, ये D हो गया। तो ये AD जो है ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम AD जो है ये 6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे खींचते जाएंगे और इनको लिखते जाएंगे। और BC जो रेखा है ये 4.5 सेंटीमीटर हम खींच देंगे। फिर ये रेखा मिलाएंगे और हम इस रेखा की माप करेंगे कि ये रेखा कितनी लंबी है और वो लिख देंगे। इसी प्रकार इसकी रचना आपको करनी है। उसी प्रकार आप अथवा वाले में कर सकते हो। इसमें विकर्ण दे रखे हैं, तो आपने देखा होगा समचतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर वाला होता है, विकर्ण ऐसे बीच में होते हैं। तो एक की माप तो 5.2 सेंटीमीटर है और एक की माप 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसकी भी आप रचना करके इसको बता सकते हो। अंतिम क्वेश्चन है, इस पैमाने का उपयोग करते हुए राशियों का एक आलेख रेखा चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ आपको जमा धन रुपये 1000, 2000, 3, 4, 5 ये तो हजार के अंतराल में दिया गया है। साधारण ब्याज रुपये जो है ये आपको 80, 160, 240, 320, 400 ये आपको 80 के अंतराल में दिया गया है। इसमें आपको एक आलेख बनाना है जो मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं है, या फिर आपको बताना है आलेख के आधार पर रुपये 2500 का वार्षिक ब्याज याद करना है। तो इसमें पहले हम आलेख बनाते हैं। तो ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसको हम अक्ष बिंदु मानते हैं, एक रेखा, और दूसरी हम सीधी रेखा खींचेंगे उसको y बिंदु मानेंगे। फिर हम जितने बॉक्स नीचे वालों की वो संख्या मानेंगे उतने ही बॉक्स हमें ऊपर मानने हैं। तो यहाँ से हम दो बॉक्स करके करें तो एक बॉक्स 500 का हो गया, दूसरा 1000 का हो गया, फिर 2000 का करना है, फिर 3000, ऐसे हमें 5000 तक करने हैं। तो ये 5 बॉक्स से मतलब 10 बॉक्स जो हैं वो 5 संख्याएं उनमें आनी चाहिए। ऐसे ही इधर वाला गया, फिर ये 160 हो गया और ये 240 हो गया, ये 320 हो गया और ये 400 हो गया। इस प्रकार इस पर हो गया। फिर हम इसको मिलाते हैं। पहले वाले में 1000 पे 80 दे रखा था, तो ये बिंदु हो गया। दूसरे वाले में 2000 पे ये बिंदु वाला हो गया। तीसरे में मिलाएंगे तो तीसरे वाला ये बिंदु हो गया। चौथे वाले में मिलाएं तो ये बिंदु हो गया। पांचवें वाले में मिलाएं तो ये बिंदु हो गया। फिर इसको हम सीधी लाइन खींचेंगे। तो इसमें पूछा है कि वो मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से ये गुजरता है, राइट हो जाएगा। आलेख के आधार पर 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज, तो आपने देखा होगा 2500 जो है
वो हमने अभी जो बॉक्स बनाया था 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 2500 कहाँ आएगा, 1000, 2000, ये 2500 बीच में आया था। फिर हम इसको इधर ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ 80, 160, 240 ऐसे आए थे, तो वो 200 तक के बराबर में वो 2500 आता है। तो यहाँ 200 जो है 200 रुपये ब्याज उस पर अंकित होता है। तो इसी के साथ ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।